नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्र से उपचार के लिए राजधानी रायपुर आने वाले मरीज और उनके स्वजनों की सुविधा के लिए कुनकुरी सेवा सदन शुरू किया गया है। इस सदन में विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिजनों के रहने की अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ डॉक्टर सहित मेडिकल टीम और मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सेवा भी निःशुल्क उपलब्ध है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सवेरे कुनकुरी सेवा सदन पहुंचे और यहां रहकर स्वास्थ्य लाभ उठा रहे मरीजों और उनके परिजनों से भी उन्होंने चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मरीजों से उनकी बीमारी और चल रहे उपचार की जानकारी लेने के साथ ही कुनकुरी सदन में मिल रही सुविधा के संबंध के बारे में भी विस्तार से जाना। इस अवसर पर खेल और युवा कल्याण मंत्री और इसके साथ ही विधायक पुरंदर मिश्रा भी उनके साथ उपस्थित थे। उधर छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी विधायक राजेश मूणत नगर निगम के अधिकारियों के साथ रविवार सुबह रायपुर शहर के प्राचीन करबला तालाब पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तालाब के रखरखाव और सौंदर्यीकरण को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए। ज्ञात हो कि चौबे कॉलोनी स्थित करबला तालाब रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की सीमा में आता है। राजेश यहां के स्थानीय विधायक हैं। राजेश मूणत ने नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ उज्जवल और इसके साथ ही नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड से संबंधित अधिकारियों सहित करबला तालाब का निरीक्षण किया। राजेश ने करबला तालाब की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर निगम के अधिकारियों को तत्काल एक्शन लेने के लिए कहा। उन्होंने अफसरों से कहा कि सौंदर्यीकरण के कार्य में तेजी लाएं और जरूरत पड़ने पर अमला भी बढ़ाएं। सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें, नियमित जांच करें और क्षेत्र में उतरें। उधर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अनेक गांव में प्राथमिक शिक्षा की हालत बेहद खराब है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन विद्यालय के ना होने से उनके सपनों को पंख नहीं लग पा रहे हैं। बच्चे शिक्षा न मिलने से शिक्षा के लिए दर दर भटकने पर मजबूर हैं। भरतपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुदरपा में आज तक एक स्कूल है ना ही शिक्षक, जो आज भी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इस गांव में लगभग 45 बच्चे हैं। गांव के लोग पिछले कई साल से अपने बच्चों के लिए गांव में स्कूल और शिक्षक की मांग स्थानीय विधायक, मंत्री, सांसद से करते रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ न मिला। कुछ वर्ष पहले जिला शिक्षा अधिकारी ने पहल कर वैकल्पिक व्यवस्था कर मोहल्ला क्लास की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो दम तोड़ गई। यहाँ जिस शिक्षक को पढ़ाने के लिए लगाया गया था, वो कभी कभी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। ऐसे हालात को देखते हुए बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी गांव के कुछ पढ़े लिखे युवकों ने उठाई है, लेकिन वो इतने भी निपुण नहीं हैं कि बच्चों को पढ़ा सकें। इस वजह से गांव के बच्चों को पूरी तरीके से शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इंटीरियर गांव है जहां की आबादी और बाकी चीज़ें वहां बहुत कम है और दूरस्थ ग्रामीण अंचल होने के कारण अभी तक वहां शाला भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। जिला गठन के बाद ये मेरे संज्ञान में बात आई है और तत्काल में शासन को प्रस्ताव नए शाला भवन के लिए प्रेषित किया। जैसे ही सैंक्शन होगा वहाँ पे शाला भवन का निर्माण किया जाएगा। कुदरा से केवल 8 किलोमीटर पे प्राथमिक शाला चूल है और चूल में जो परिवार और जो बच्चे रहते हैं वो चूल के प्राथमिक शाला में अध्ययनरत हैं और शेष विद्यार्थी जो कुदरा के हैं उनके लिए हम फिर से इस बार वैकल्पिक कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करेंगे। और अभी कल ही स्कूल खुला है, ये 2-4 दिन में हम व्यवस्था करके कुदरा में भी उन बच्चों के लिए स्कूल का संचालन कराने की व्यवस्था करेंगे।
और उधर सीएम मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र यानी आज से शुरू हो रहे बजट सत्र में 3 जुलाई को बजट पेश करेगी। सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र 19 जुलाई तक चलेगा। बजट सत्र में कई बैठकें होनी हैं। सोमवार को शुरू हो रहे बजट सत्र में विपक्ष के हंगामा के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इस दौरान बजट सत्र में सरकार को विपक्ष कई मुद्दों पर घेर सकता है, जिसमें कथित नर्सिंग कॉलेज घोटाले और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कई मुद्दे पर विपक्ष मोहन सरकार को घेर सकता है। उधर लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर मिली हार के बाद प्रदेश कांग्रेस अब समीक्षा कर रही है। इसके लिए कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक बुलाई, लेकिन कमेटी की बैठक से दिग्गजों ने दूरी बनाई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और कांतिलाल भूरिया जैसे दिग्गज नेता नहीं पहुंचे। चारों नेता पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य भी हैं। हालांकि बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मौजूद रहे। बैठक को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि 2 दिन से लगातार हमारी बैठक चल रही है। आज भी पूरे दिन हार की समीक्षा की जाएगी। हार की बीमारी का कारण पकड़ में आ चुका है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब तक डायग्नोज नहीं होगी तब तक बीमारी कैसे दूर होगी। इससे पहले पीसीसी में इतनी बड़ी लगातार बैठकें कभी नहीं हुई। तो मध्य प्रदेश में हार पर मंथन चल रहा है। इस दौरान हार को लेकर बैठक बुलाई गई और इसकी समीक्षा की गई। कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक बुलाई, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बैठक में जो सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, वो शामिल नहीं हुए। बैठक में दिग्गज नेता नदारद रहे। अब बैठे बिठाए बीजेपी को एक और अवसर मिल गया है इस मुद्दे को भुनाने का। बीजेपी अब इस अवसर को भी भुनाने में लगी हुई है और मजाकिया अंदाज में कांग्रेस के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि बैठक चल रही है, मंथन किया जा रहा है हार को लेकर, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह कि हार के कारण ढूंढने जा रहे हैं, समीक्षा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है, लेकिन बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय शामिल ही नहीं हुए। उधर अलीराजपुर के बालपुर में पति पत्नी और 3 बच्चों के शव फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले हैं। मामला गुनेरी पंचायत के राउडी गांव का है। पुलिस परिजनों के बयान ले रही है। ग्रामीणों ने बताया कि राकेश, उनकी पत्नी, 1 बेटी और 2 बेटों के शव घर में ही फंदे पर लटके मिले। राकेश के चाचा सुबह घर पहुंचे तो इसकी जानकारी लगी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। एसपी राजेश व्यास मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों का कहना है कि परिवार के मुखिया या किसी सदस्य ने कभी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के बाद रविवार की रात दिल्ली से पटना लौट आए हैं। सीएम ने 2 दिनों की बैठक में कई अहम फैसले लिए और केंद्र सरकार से कई मांग भी की, जिसे लेकर बिहार से दिल्ली तक राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ी रही। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा पार्टी ने झारखंड में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। साथ ही केंद्र सरकार से बिहार को स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज और इसके साथ ही नीट मामले में निष्पक्ष जांच की मांग समेत कई मांगों पर को यहां पर रखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा दिल्ली में ही रहकर सब लोगों से बात करेंगे। उधर तेज बारिश के कारण
ठाकुरगंज प्रखंड की बूंद नदी में तेज बहाव के कारण उस पर बने पुल का एक हिस्सा लगभग 2 फीट तक धंस गया है। घटना शनिवार की देर रात की है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश से ठाकुरगंज प्रखंड की पथरिया पंचायत के खोसी डांगी गांव के समीप बहने वाली बूंद नदी इस समय उफान पर है। पानी का अत्यधिक दबाव यह पुल झेल नहीं सका और पुल के पश्चिमी हिस्से का इस दौरान एक हिस्सा पूरी तरीके से धंस गया है। इसके साथ साथ पुल के पूर्वी भाग का रिटर्न बॉल भी टूटकर नदी में धराशायी हो गया है। कटाव लगातार जारी है। लोग पुल टूटने के भय से वाहनों पर सवार होकर आवाजाही नहीं कर रहे हैं। किसी तरह 2 पहिया वाहन अथवा पैदल सफर कर रहे हैं। पुल के धंसने से प्रखंड के 3 पंचायत पथरिया, कुकुरभागी और इसके साथ ही बेसर बाटी की हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। बता दें कि नदी पर 30 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा ये पुल का निर्माण 2009 से 10 के बीच में कराया गया था। पुल धंसने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता आलोक भूषण अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। सारठ विधानसभा के कालाझरिया में हुल दिवस के मौके पर सारठ विधानसभा विधायक रणधीर सिंह के पहुंचते ही आदिवासियों ने उनका पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। विधायक रणधीर सिंह ने महापुरुषों को माला अर्पण कर धूप दिखाकर आशीर्वाद लिया। विधायक हुल दिवस के मौके पर ढोलक अपने गले में टांग कर बजाते हुए और नाचते हुए भी इस दौरान नजर आए। सारठ विधानसभा में विधायक के इसी अंदाज को लोग काफी पसंद करते हैं। विधायक भी अपने क्षेत्र के लोगों को काफी प्रेम और स्नेह करते हैं। इस मौके पर विधायक रणधीर ने कहा कि आज हुल दिवस आदिवासियों का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं अपने क्षेत्र के सभी त्योहारों में लोगों के बीच रहता हूं और त्योहार का पूरा आनंद भी लेता हूं। साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विधायक ने कहा, मेरे क्षेत्र के लोग मुझे प्रेम करते हैं और मुझे पूरा विश्वास, पूरा भरोसा है कि वो मुझे निराश नहीं करेंगे। उधर पुलिस का भेष बनाकर डकैती करने वाले एक गिरोह का एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य फरार होने में सफल हो गए। बीती रात जब नारायणपुर थाना के पुलिस गश्त कर रही थी तो नारायणपुर थाना क्षेत्र के लकड़गढ़ा गांव में शक के आधार पर एक बुलेरो गाड़ी को रोका गया जिसमें 4 लोग सवार थे। अंधेरे का फायदा उठाकर इस दौरान 3 लोग वहां से भागने में सफल हो गए, लेकिन शराफत अली नामक एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया जो नारायणपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि वो पुलिस के वेश में डकैती की घटना को अंजाम दिया करता था। उसने अन्य साथियों का भी नाम लिया है जिसमें नौशाद आलम, इसके साथ ही उसके ऊपर गिरडी का वो रहने वाला है जिस पर पूर्व में भी डकैती की घटना को अंजाम देने का मामला दर्ज है। नारायणपुर पुलिस ने बताया कि मौके पर पुलिस ने एक बुलेरो गाड़ी, मोबाइल, इसके साथ ही पिस्टल, गोली, ड्रैगन लाइट, पुलिस की वर्दी, लाठी आदि को बरामद किया है। बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नवाडीह थाने के गुंजरडीह गांव में हुई डकैती का बोकारो पुलिस ने खुलासा कर लिया है। डकैती कांड में संलिप्त 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल 27 जून की मध्यरात्रि में नवाडीह थाना अंतर्गत गुंजरडीह गांव में शांति देवी के मकान पर धावा बोलकर गिरफ्तार अपराधियों ने डकैती की घटना को दरअसल अंजाम दिया था। घटना के बाद शांति देवी ने नवाडीह थाने में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में बोकारो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बोकारो पुलिस की तकनीकी टीम की सहायता से रामगढ़ और नवाडीह थाने के विभिन्न जगह के रहने वाले 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से घटना में उपयोग की गई बाइक और इसके साथ ही लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। इस घटना में संलिप्त और 3 अपराधियों की तलाश के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए बोकारो के पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश ने बताया कि नवाडीह थाने के अंतर्गत शांति देवी के मकान में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था।
जो नवाडी के साथ एक टीम गठित किया गया था, जो प्रारंभिक जो इंट मिला तथा टेक्निकली इंट को सपोर्ट करते हुए इसमें 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हम लोग रामगढ़ से की और 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी जो है हम लोगों ने गुंजरडी और बिरनी गांव नवाडी के अंतर्गत किया है। ये इस घटनाकारी दल में कुल लोग 9 लोग थे, जिसमें 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके निशानदेही पर लूटे गए, डकैती की गई जो सामान थे उनकी बरामदगी भी की गई और कांड में प्रयुक्त जो 2 मोटरसाइकिल था उसको भी जब्त किया गया। लूटे गए सामान की जो बरामदगी में मुख्य रूप से जो था वादनी के घर से लूटा हुआ जो मोबाइल था वो बरामद किया गया, एक मंगलसूत्र, कान का बाली, लूटे गए गोलक भी बरामद किया गया इनकी निशानदेही पर। और उधर बोकारो के सेक्टर 11D इस्पात विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने अभिभावकों के साथ मिलकर बोकारो स्टील के HRD विभाग में पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। इस दौरान बच्चों ने विभाग के प्रमुख के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र दरअसल 11D से 8B विद्यालय में ट्रांसफर करने का विरोध कर रहे हैं। छात्रों के विरोध को देखते हुए मौके पर CISF के जवानों को बुलाया गया और सभी को कार्यालय से मुख्य गेट तक बाहर कर दिया गया। इसके बाद आक्रोशित छात्रों ने HRD बिल्डिंग के मुख्य गेट के समक्ष धरना देना शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि हम किसी भी कीमत पर 11D से 8B नहीं जाना चाहते हैं। पिछले 3 वर्षों से हम इसके खिलाफ पत्र लिखकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके बाद भी यहां से ट्रांसफर किया जा रहा है। वहीं अभिभावकों ने कहा कि हमारे बच्चों को वहां जाने में काफी परेशानी है। तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में शिफ्ट करने की वजह से अब बच्चे और उनके अभिभावक इस दौरान विरोध कर रहे हैं। बच्चों को दरअसल कहा जा रहा है कि यहाँ पर काफी खतरा है और जो यहाँ का भवन है वो काफी जर्जर हो गया है, इसी वजह से उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। और आज से भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, इसके साथ ही नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। ये कानून भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट की जगह ले रहे हैं। इन नए कानूनों में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जैसे कि हत्या के मामलों में दी जाने वाली सजा, बलात्कार के मामलों में सजा में बदलाव और न्यायालय की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उपाय। उदाहरण के लिए बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा दी जाएगी और मुकदमे का निपटारा 3 साल के भीतर करने का आदेश दिया गया है। ये बदलाव न्याय प्रक्रिया को अधिक तेज, कुशल और न्यायप्रिय बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता ने कमिश्नर से इसके बारे में बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ बताया। नए 3 कानून का बदलाव किया गया है। इसमें कई नए पुलिस में कमिश्नर हैं, जानते हैं उनसे क्या क्या बदलाव और क्या आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा। सर, नए 3 कानून पे बदलाव किए गए हैं, इस पे क्या असर पड़ेगा लोगों को? इसमें जो नए 3 कानून है BNS, BNSS और BSA, इसमें जो पहले के कानून थे IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें कुछ कलमों में चेंजेस किए गए हैं, जिसमें पनिशमेंट्स का डेफिनेशन कुछ चेंज है, कहीं पर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट चेंज है या कहीं पर क्वांटम ऑफ फाइन इसमें भी चेंज है। इम्पोर्टेंट चेंजेस कुछ प्रोसीजरल इसमें ज्यादा चेंजेस है, जिसका कि हम अवेयरनेस के जरिए हर नागरिक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सब नागरिक, नवी मुंबई आयुक्तालय के अंडर के सभी नागरिक गणों को इन सारे बदलाव के बारे में पूरी जानकारी हो, वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर रह सके
और इसको इम्प्लीमेंटेशन में फैसिलिटेट करें। सर डिजिटल तकनीकों का यूज किया जाएगा, उस पर क्या कहना है? ये नए जो कानून है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविजन है कि कोई भी घटनास्थल होता है या स्टेटमेंट ऑफ विटनेस वगैरह होता है तो उसमें सर्च सीजर ऑपरेशंस अगर होता है तो उसमें वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग का इम्पोर्टेंट प्रावधान है जिसको कोर्ट में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा और जिससे कि कन्विक्शन में भी ज्यादा मदद मिल सकती है। सर पुलिस की तरफ से क्या बनाया गया, मतलब कुछ हेल्पलाइन आपने बताया था कि हेल्पलाइन बताया गया कुछ? इसके इन कायदों की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय में जितने भी तपासी अधिकारी है उनका अच्छे से हमने ट्रेनिंग किया है, उनको चेकलिस्ट प्रोवाइड की है, एसओपीज दी है कि कौन सा तपास किस तरीके से किया जाए। इसके अलावा हमारे एक तज्ञ अधिकारी हर पुलिस स्टेशन में मौजूद है ताकि उनको तपासी अधिकारियों को प्रॉपरली गाइडेंस मिल सके और इसके अलावा एनसीआरबी की एक हेल्पलाइन भी अवेलेबल है जहां पर तपासी अधिकारी को कोई भी अगर दिक्कत आती है तो वहां पर फोन करके गाइडेंस ले सकते हैं। नए बदलाव से कहीं न कहीं जो कानून व्यवस्था है उस पर असर पड़ेगा। कैमरा पर्सन के साथ सभी सुनिए, एपी न्यूज़ नवी मुंबई। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।